बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। नाज़रीन, किसी ज़माने में कहा जाता था कि जुम्मा कुछ सियासी जमातों के हवाले से जब अदालती फ़ैसले आते हैं तो भारी पड़ता है, लेकिन आज सोमवार है और आज सोमवार तकरीबन तमाम सियासी जमातों के लिए रिलीफ़ का सामान लेके आया है, क्योंकि जनाब इमरान खान साहब के लिए रिलीफ़ की सूरत निकली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी माफ़ी कबूल की गई है, तौहीन अदालत का नोटिस खारिज किया गया, उनके रवैये से अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया है। यही नहीं बल्कि साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का भी उनके लिए भी रिलीफ़ हुआ। उनका पासपोर्ट कई बरसों बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें वापस कर दिया गया है। और फिर तीसरा रिलीफ़ मिला है जनाब मोनिस इलाही साहब को। उनके ख़िलाफ़ FIA में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, उसके इखराज का हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही के दिन। तो ये है आज का हमारा पहला मौजू। और उसके बाद साइफ़र की कहानी, ये कहाँ था, गुम कैसे हुआ, तहकीकात कैसे होंगी, साबिक एम्बेसडर इस पे क्या कहते हैं, और वे फॉरवर्ड केस को डील करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कितनी साख इससे मुतासिर हुई। और फिर डेफिनेटली किसानों का एहतजाज आज भी जारी है। डी चौक जाने की उन्होंने धमकी दी है अगर मुतालबात पूरे ना हुए। कुछ देर पहले तक एक ताज़ा खबर थी कि गालिबन उनको वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया गया है। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ ज़रई मुल्क और उसके किसान सरापा एहतजाज हैं, किसी को फ़िक्र क्यों नहीं, इस पर गौर होगा। शामी साहब, रिलीफ हो गया सर, माफ़ी कबूल हो गई है, बड़ा अच्छा दिन है। बड़ा अच्छा दिन है सर। आज तो फिर अदालत के हमाम में यौम रिलीफ सब ने नए कपड़े पहने हुए हैं। अलमिया ये है कि जिसे रिलीफ मिलता है वो दूसरे रिलीफ मिलने वाले के ऊपर तनकीद करता है और फिर अदालत को तिरछी नज़रों से देखता है। और फिर साथ ही ये भी कहता है कि यहाँ ज़बरदस्त के लिए एक अलग कानून है, जी जी जी, और कमज़ोर के लिए कमज़ोर के लिए अलग कानून। अब पता नहीं वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा होता है या अशराफ क्या समझ कि ज़बरदस्त समझ रहा होता है। और ये जितने फ़रीक़ैन का हमने जिक्र किया उनके यहाँ मोर और लेस यही कैफियत और सूरत हाल रही। देखें, इमरान खान साहब जो हैं उन पर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई अदालत ने खुद शुरू की थी। जी, रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को नोट लिखा, जो उस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे, ये हमारे जो अतर में नल्ला हैं गए हुए थे बाहर, उन्होंने इसका नोटिस लिया और खान साहब को समन जारी कर दिया कि आइए। जी जी, इस पे वजाहत कीजिए। अब खान साहब अगर मगर चूंकि चुनाचे करते रहे, माफ़ी मांगते भी थे, नहीं भी मांगते थे। हाँ, रिटन अपॉलॉजी सो काइल और एक फिर खास किस्म की उन्होंने जमा करवाई। हामिद खान साहब उनके वकील थे जी, और हामिद खान साहब क्योंकि बड़ी एक संजीदा शख्सियत है और एक बड़ी बावकार शख्सियत है, और मैं समझता हूँ वकीलों में उनके एतबार और वक़ार के मालिक बहुत कम लोग हैं। बल्कि अब तो PTI की जो एडवाइजरी कमेटी है जिसने गौर व फिक्र करना है उसको भी हेड कर रहे हैं। PTI बैक इनटू द के रिंग बुनियादी अरकान में जी से। जी, लेकिन जब तक इख्तिदार रहा खान साहब का, उन पे नज़र तिरछी पड़ती रही, जी हाँ, क्योंकि वो अपनी हट के पक्के हैं, वो भी था ना। बहरहाल वो वकील मुकर्रर हुए, उस पर हमारे फवाद चौधरी साहब जुज़बुज़ भी हुए। जी जी, उनके तबसरे भी हैं मौजूद। लेकिन आज सुरखुरी हो गई। और देखिए, अदालत कहती है कि उनकी मुआफ़ी और उनके रवैये पर उन्हें इत्मीनान है। हालांकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उनकी जो मुआफ़ी नाम है उसके ऊपर ये नुक्ता उठाया कि ये गैर मशरूत है। तो अदालत का ये कहना था कि इसका जवाब हम अपने फैसले में तफसीली तौर पर दे देंगे आपको। आज तक तो होता ऐसा आया है कि तौहीन अदालत के मामले में जब भी कोई मुल्ज़म अदालत के सामने पेश होता है तो वह गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार होता है और अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ देता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर मगर लगाकर माफ़ी मांगी गई। वो जज साहबा के हाँ भी गए थे ना, रीडर वहाँ मौजूद था, उन्होंने बता दीजिएगा कि मैं आया था माजरत करने अगर मेरी अल्फाज से दिल कबूल कर ली गई। हाँ जी, जब नवाज शरीफ साहब पर मुकदमा हुआ था तौहीन अदालत का, जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने भी कुछ अगर मगर लगाकर माजरत की थी। अच्छा, फिर क्या बना? उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। और जो फिर पेशी हुई थी अगले दिन, तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट में चढ़ दौड़े थे मुस्लिम लीग के कारकुन और फिर सजाद अली शाह साहब और उनके साथी जो थे,
वो वहाँ से उठ खड़े हुए नहीं, ऐसी सूरत या भाग खड़े हुए, यहाँ देखने को नहीं मिली है। तो बहरहाल ये जो मामला है ना तौहीन अदालत का, ये जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए उसके और अदालत के दरमियान होता है। अगर अदालत का इत्मीनान हो गया तो हो गया कि खान साहब का रवैया दुरुस्त है और वो जज साहबा के पास भी गए हैं माजरत के लिए, और उनके अल्फाज से और उनके रवैये से अदालत मुतमईन है, अदालत समझती है कि तौहीन का मामला नहीं बनता, तो फिर जैसे कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा, क्या करेगा काजी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ इसके जो तो पैरेलल ड्रॉ काजी किए जा रहे राजी थे हो ना गए कि ना। वो तलाल चौधरी का केस, निहाल हाशमी का केस, हालांकि आप इससे नहीं, पहले हमारे हर प्रोग्राम केस में अलग है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक केस उसकी को वजाहत कर दूसरे चुके केस हैं पे कि आप इनका नहीं- पैरेलल नहीं बनता। पैरेलल नहीं बनता, लेकिन बहरहाल ये केस इस लिहाज से याद रखा जाएगा कि आइंदा जब तौहीन अदालत के मामलात पेश होंगे तो मुल्ज़म जो है उसे मार्जिन फिर मिलेगा। उसको अगर मगर की गुंजाइश मिल जाएगी। अब देखना होगा कि किस सियाक और सबाक में ये बात करता है। बहरहाल मुझे खुशी है कि बिल्कुल ठीक है कि खान साहब जो है, और तीनों के लिए आपको खुशी है, बड़ी जिम्मा हो गए। देखिए तीनों के लिए जिसको भी रिलीफ मिले उसमें खुश होना चाहिए। मरियम साहबा को पासपोर्ट मिल गया। देखिए खान साहब जो हैं, हमारे यहाँ तौहीन अदालत जो है सियासतदानों के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत ही ख़तरे की बात है, क्योंकि अगर तो अदालत जो है सज़ा दे दे मामूली सी भी, 1 रुपया जुर्माना भी कर दे, सजा तो है, तो 5 साल के लिए आप इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहता। अहल नहीं रहते। तो खान साहब पर तलवार लटकती रही। मुबारक हो, वो इस इम्तिहान से में सुरखरू हुए। इससे पहले वो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में भी एक तौहीन अदालत का नोटिस जो है भुगता चुके हैं। उस वक्त भी उनको ज़रा सरजरश करके छोड़ दिया गया था, और आज भी उनकी माजरत कबूल कर ली गई है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा वो मोहतात रहेंगे। ठीक, अब मरियम साहब को मिल गया पासपोर्ट, मरियम मोनिस जो है- साहब का मुकदमा हो गया खारिज। अब मरियम का तो मामला आप देखें ना, कि अजीब बात है। मरियम के ऊपर एक यानी रेफरेंस दायर करने की बात हुई चौधरी शुगर मिल के हवाले से। जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे ना, जेल में थे, उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया मरियम को, सही है। और इतना हंगामा मचाया गया और इतना तूफान उठाया गया कि पता नहीं क्या क़यामत बर्पा हो जाए। और नैब की कोठरी में उनको बंद कर दिया गया। पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। पासपोर्ट, जब वो बेल की एप्लीकेशन आई अदालत के सामने, तो अदालत ने कहा कि पासपोर्ट जमा करा दे। जमानत की दरखास्त तो मंजूर कर ली, लेकिन पासपोर्ट जमा एक तो कर लिया। 7 करोड़ रुपए का शायद मामला था, 7 करोड़ रुपए भी जमा करा दे, और ये पासपोर्ट भी यहां जमा करा दे। तो उनको जमानत इस तरह से मिली। अब उसके बाद क्या हुआ? वो 3 साल गुजर गए, ना कोई रेफरेंस देखा हमने, ना उसमें कोई तफ्तीश देखी, लेकिन अब जो फैसला अदालत ना का आ उसमें गया, कोई चालान देखा, कुछ नहीं। हाँ, जो एक वक्त में ऐसा हंगामा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मरियम को पकड़ा ना गया तो। उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं, उनका पासपोर्ट लेके रख लिया गया। अब मुझे बताएं, इमरान खान साहब बताएं या कोई दूसरे साहब बताएं, भाई ये इंसाफ की कौन सी शक्ल है? ये हो गया ना, कौन सा कानून है? इंसाफ आज मिल गया ना सर। नहीं मिला ना, मगर जो नाइंसाफी हुई, यानी आप बताएं, कोई मुकदमा कायम ही नहीं किया आपने, कोई रेफरेंस दायर ही नहीं कर सके, कोई बात पेशरफ्त आगे ही नहीं हो नहीं सकी, और ये तमाशे यहाँ लगते हैं। और फिर हम कहते हैं हर लीडर जो है अपने मुखालिफ के ऊपर चढ़ दौड़ता है कि उसके ऊपर सारे इल्जाम दुरुस्त हैं और मैं बिल्कुल पवित्र हूं। तो यही तो मोनिस अलाई साहब के साथ हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा उनके खिलाफ FIR में दर्ज हो गया। अब मुनस अलाई जो है उन पर मुकदमा कायम हो गया। हमारे नौजवान है, भतीजा कहना चाहिए, भतीजा कह लेते हैं। और अगर चौधरी साहब को
परवेज इलाही साहब को भाई माना लें, मैं अपना नहीं, वो आपका तो गहरा ताल्लुक रहा है उनसे। नहीं, हम भाई तो मैं था ना चौधरी ज़हुरुल इलाही साहब का। अच्छा, तो ये फिर डबल भतीजा हो जाएगा। वो भी भतीजे बनते हैं एक लिहाज से, भाई भी बनते हैं। पर मुनस इलाही साहब जो हैं उनको भी रिलीफ मिल गया। तो ये मुकदमे बनाने वाले तो अच्छी बात नहीं है सर कि मुल्क में रिलीफ मिल रहा है सियासतदानों को। इसका मतलब ये है कि रिलीफ के साथ साथ इंगेजमेंट शुरू हो रही है। फिर किसी को तकलीफ क्यों हो रही है वो मैं बाद में बयान करता हूं, क्योंकि अभी हमने राब्ता करना जनाब एजाज चौइस साहब से, अमेरिका में साबिक सफीर रहे हैं, 37 बरस उनकी फॉरेन सर्विस में। तकलीफ नहीं होनी चाहिए दूसरों के रिलीफ पर, हो रही है ना, बस किसी एक को नहीं, सबको। जिसको रिलीफ मिल रहा है वो दूसरे के रिलीफ पर नाला है। अपने रिलीफ पर कहता है हक और सच की फतह, और दूसरे के रिलीफ पर कहता है कि ये जी किसी और के लिए कानून कहीं और मेरे लिए और। इंसाफ तो फिर ऐसा ही होता है, जो आपके तोलने के पैमाने हैं ना वो तो एक जैसे होने चाहिए। चलें, रिलीफ मुबारक सबको रिलीफ मुबारक। अब आ जाते हैं, और जिनको तकलीफ हुई है उनको तकलीफ मुबारक। ठीक है, अब आ जाते हैं एक इंतहाई हसास मामला है, साइफर का मामला है। आपको याद होगा इस पर ऑडियो लीक्स भी आई, फिर तहकीकात का मामला भी आया। सबसे पहले आप देखिए, मैं सीक्वेंस में आपको सुनाना चाह रहा हूँ बयानात हमारे क़यादत के, और फिर जनाब एजाज चौइस साहब से हम बात करेंगे क्या, क्योंकि उनकी डोमेन है, अमेरिका में भी रहे हैं, फॉरेन ऑफिस में भी रहे हैं, 37 बरस माशाल्लाह बहुत बड़े जी डिप्लोमेट है हमारे। तो सबसे पहले आप देखें कि कुछ अर्सा पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा साइफर के बारे में एक गाड़ी में मौजूद थी, गुफ्तगू उनसे हुई, तो वो क्या कह रही हैं? यानी यहाँ पे तासुर मिलता है कि वो साइफर के वजूद से इनकारी हैं कि ऐसा है नहीं। फिर एक और उनका बयान है जिसमें वो कह रही हैं साइफर गुम हो गया। सुन सुन के हमारे कान पक गए। मुझे तो पहले दिन से पता था कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। साजिश तो हुई, और उस साजिश का मास्टरमाइंड फॉरेन फंडेड फितना इमरान खान है। साइफर जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो पड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और उसका जो कॉपी थी वो वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स जैसे उठा के ले गए, इसी तरह आप साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए आपको। और फिर जो उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ लाहौर में, उसमें कहा कि साइफर गायब है। अब इमरान खान साहब भी एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे भी इस मामले पर बात की गई, तो वो क्या कह रहे थे वो भी देखिए। ये सीक्वेंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि क़यादत हमारी इस पर क्या मौक़िफ़ लेती रही, और फिर ऑडियो लीक्स में तो आप सुन ही चुके हैं कि साइफर नोट या जो भी मामला था आप बेहतर समझते हैं, नाज़रीन ज़्यादा अहले दानिश हैं। जनाब एजाज चौइस साहब तशरीफ़ ला गए हैं सर, फ़ोन पे उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहले तो साइफर नोट मीटिंग मिनट, उसमें कन्फ्यूजन रही कि ये एक मीटिंग मिनट का अहवाल था जो एम्बेसडर ने यहाँ भेजा, या एक बाकायदा एक मुल्क की जानिब से साइफर की सूरत में भेजा गया जिस पर डिमार्च किया गया। अब वो साइफर है नहीं है, गुम हो गया, ये मामला दरपेश आ गए, फिर ऑडियो लीक्स भी निकल आई हैं। आप बारीकी से इन मामला को देखते रहे ओवर दी ईयर्स, आपको क्या समझ आई है कि एग्जैक्टली ये सिनेरियो था क्या, इसको एक्सप्लाइट किया गया है, और इससे पाकिस्तान की सिफारती जो साख है वो किस हद तक मुतासिर हुई है? जी शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब। साइफर तो एक खुफिया पैगाम है जो हमारे सफरा देते हैं हमारी हुकूमत को, खारजा सेक्रेटरी को, और खारजा सेक्रेटरी उसकी हसास नौइयत को जहन में रख के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाते हैं। सही। तो इस किस्म का जो पैगाम आया तो उसमें कम अज़ कम, इसको हम नो सर्क कहते हैं, कम अज़ कम उसकी वज़ीर खारजा, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DG ISI तो ज़रूर होते हैं, उसके अलावा भी जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हो भेजा जाता है। तो ये जितनी कॉपीज़ बनती हैं ये सब नंबर्ड होती हैं, ये अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट है, और इसको फिर वापस करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। लेकिन अगर कोई ये मतलूब हो कि हमने कहीं और भेजना है, लेट्स से स्पीकर को भेजना है, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने अपने सारे मिशंस को सोचा कि ये मालूमात इतनी अच्छी है और मुफीद है कि सारे एम्बेसडर्स को पता होना चाहिए, तो उसको फिर हम पैराफ्रेज करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम उसको उसी शक्ल में नहीं भेज सकते क्योंकि वो उसके अंदर एक कोड लगा हुआ है और की लगी हुई है, अदरवाइज हमारा वो सारा का सारा जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो चुनाचे पैराफ्रेज करते, पैराफ्रेज का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने एक्टिव वॉइस में आपको कुछ कहा तो उसको पैसिव वॉइस में बदल, ठीक, तो इस तरह करके हम उसको तब्दील कर देते हैं ताकि ये कोड हमारा ना हो। तो अब ये जो साइफर आया, कुछ कॉपीज तो होंगी, जिस तरह वज़ीर आज़म के पास भी यकीन होगी कॉपी, और स्पीकर के पास गई, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गई, उस वक्त की हुकूमत ये बताया करती थी। जी ये हो सकता है कि स्पीकर या ये मुझे इल्म नहीं है, मैं दफ्तर में इस वक्त बैठा नहीं था,
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पैराफ्रेज वर्जन भी जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि उस कॉपी डिस्ट्रीब्यूट साइफर की एज सच हुई हो। ये तो अब वो ही बता सकेंगे कि उन्होंने कौन सी वाली कॉपी भेजी। बहरहाल उसका मतन का जो जिसे कहते हैं थ्रस्ट, वो बहरहाल पहुंच गया उन तमाम जगहों पर। जी। और ये जो गायब होने की फिर मंतक है, ये तो समझना ही, जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं कि कॉपीज नंबर्ड होती हैं और अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही टुकड़ा था और वो बाद में मिला नहीं? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी गए होंगे, उन्होंने अपनी कॉपी से पढ़ा होगा। वो एक तो वो मिनट्स में सब कुछ आ गया। दूसरी बात ये है कि हर एक के पास अपनी कॉपी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जितनी देर भी सर्विस की, इवन डीसी से भी मैंने पता नहीं 20-30 टेलीग्राम्स भेजे। हम सारे उसको फिर डिस्ट्रॉय करवाते हैं और डिस्ट्रॉय करके एक सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं। ये हर एक का काम है। और 1947 से लेकर आज तक एक ही कॉपी महफूज की गई है हमारे स्पेशल पॉलिटिकल सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। तो इसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये है कि उसके कंटेंट्स जो हैं वो अब यानी मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद है। उनकी जो कॉपीज, जिस तरह मैंने कहा कि जितनों के पास गई हैं उनके पास तो कम से कम जरूर हों। मगर ये बताइए कि जिसके पास ये जाता है वो सिर्फ देखता है, उसको पढ़ता है और फिर वापस भिजवा देता है। तो जब इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि मेरे पास कॉपी, जो मुझे मालूम नहीं कहाँ गई वो, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहीं पढ़ के आगे पीछे रख दी होगी, यानी और वो उनको शायद मिली नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास गई नहीं, गई तो है। अब वो एक अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट है। उनका जो ऑफिस है उसका भी फर्ज है कि वो उसको एक लॉक एंड की में रखे, जितने साइफर्स होते हैं। और महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद उनको एक स्टेटमेंट मिलती है, उसमें के जरिए डॉक्यूमेंट करके डिस्ट्रक्शन के लिए भेज दिया जाता है साइफर ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। मगर इससे एक बेएहतियाती तो छलक रही है ना। जी जी। अच्छा, ये फरमाइए सर कि इस साइफर के ऊपर एक, जब खान साहब गवर्नमेंट में थे तब उनका एक बयानिया था, फिर ऑडियो लीक्स में भी कुछ चीज़ें सामने आई, उनके ख़ास नुक्ते नज़र इस साइफर के ऊपर, उनके साथ दीगर उनकी क़यादत भी मौजूद है। इसी पर पीडीएम उस वक्त की और अब की जो हुकूमत में, इनका भी वर्जन है। और फिर जलसे जुलूसों में भी साइफर डिस्कस हुआ है। इन 3-4 एक्टिविटी से ये साइफर कहानी और उस नतीजे में पाकिस्तान की जो साख है सिफारती सतह पर, वो किस हद तक मुतासिर हुई है या हो सकती है? बहुत हद तक जी, बहुत हद तक मजरूह हुई है। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि हमारे अपने जो सुफरा हैं वो बहुत ज्यादा मोहतात हो जाएंगे, और ये हो सकता है कि वो उस तरह की ईमानदाराना रिपोर्टिंग ना कर सकें कि कहीं ये पॉलिटिकल फुटबॉल ना बन जाए। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग शुगर कोट करने लग जाएं कि कोई बात जो कही गई है उस तरीके से बयान नहीं। देखिए, हम तो इस एतमाद के साथ हमारे सफीर ये टेलीग्राम लिखते हैं कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी की तश्कील साजी में मदद देगी। ये बात, इसका मतलब ये नहीं है कि दाखिली सियासत में इसका कोई किरदार होना चाहिए। तो वो उस लिहाज से तो एक पहलू तो मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसानदेह। दूसरा ये है कि इवन खारजा ताल्लुकात में भी देखिए, हमने 20 सेंसिटिव हसास किस्म के टेलीग्राम्स रिसीव किए, 20 बल्कि सैकड़ों भेजे। हिंदुस्तान के साथ अक्सर ये मामला रहता है, अफगानिस्तान के साथ ये मामला अक्सर रहता है। तो क्या हम अगर हर सियासी, हर जो सेंसिटिव इशू है, अगर इस तरह वो बनने लग जाए, तो आप मुझे बताएं, निज़ाम तो ये खत्म हो जाएगा। फिर तो आपको कोई ईमानदाराना राय नहीं मिलेंगी और आप सिर्फ अखबारी मतलब उससे बना सकेंगे। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये अच्छा नहीं हुआ जो हुआ। मगर अब जो ये तहकीकात की बात हो रही है और FIA के सुपुर्द किया जा रहा है इसको, राणा साहब भी हेड कर रहे हैं कमेटी को। और राणा साहब कमेटी को हेड करेंगे क्या? हाँ जी। नहीं जो FIA तो अब तहकीकात करेगी। वो तो कमेटी ने फैसला कर लिया ना। ठीक। तो अब इसका क्या नतीजा निकलेगा? कभी इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई है हमें, या इस तरह की सूरत हाल में कोई लंबी चौड़ी कमेटी बनाई जानी चाहिए? देखिए, इस किस्म के मामले में तो ये तो अब साफ नजर आ रहा है कि ये एक सियासी मामला है, दोनों तरफ से। और आपने देखा कि अगरचा अमेरिका से मुबैना साजिश का जिक्र करते हैं पुराने हमारे साबका वजीर आजम, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई उनका नाम नहीं आना चाहिए। साथ ही उन्होंने लॉबिस्ट भी हायर किया है, उनके सफारतकारों से। कहते हैं नाम नहीं आना चाहिए, और सबसे पहले उन्हीं की जुबान से नाम निकलता है अमेरिका का। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है जी। देखिए, कोई भी मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किसी एक साइफर की मनहूर यानी के मुनसर नहीं होते।
उसमें इतने पहलू होते हैं, लातादाद पहलू हैं, इक़्तिसादी हैं, तजारती है, मिलिट्री अस्करी हैं। तो किसी एक को बनाकर आगे इतनी तरफ बात ले जाना, ये मैंने नहीं पाकिस्तान की तारीख में, या कम अज़ कम अपनी सिफारती तजर्बे में मैंने आज तक ये चीज़ नहीं देखी थी। अब अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे? क्या सिर्फ ये है कि जी वो गुम क्यों हो गया, या एक लार्जर इशू? तो लार्जर इशू जो है वो ज्यादा अहम है कि एक साहब ने वहां से एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जुमला बोला था, और उस पे सबसे ज्यादा तो जो ज्यादा से ज्यादा अमल होना था वो ये था कि उस मुल्क के सफीर को बुला के पूछा जाता कि ये जो लू साहब है इन्होंने अपनी जाती राय दी है या आपकी स्टेट की अब ये पॉलिसी बन गई, बस दैट वाज द एंड ऑफ इट। हाँ, अगर वो कहते कि जी नहीं नहीं ये हमारी तरफ से ये स्टेट पॉलिसी है, तो फिर आप यानी एक पब्लिक स्टेटमेंट कर। मगर इल्जाम तो ये आ रहा है ना कि आपने उस साइफर को ट्विस्ट किया और एक खास जाविये से उसकी खास इंटरप्रिटेशन करके और उसको खास रंग देके एक साजिश का बयानिया तरतीब दिया, जो उससे जो साजिश निकलती नहीं थी वो निकाली गई। यानी तहकीकात इस बात की क्या ऐलान किया जा रहा है कि आप कराएंगे? जी, इसमें यकीनन मेरा ख्याल तहकीकात का थोड़ा मौजू बनता है, उसकी वजह से कि अगर वो पैराफ्रेज करके या मिनट करके मैसेज गया है तो मुमकिन है कि उस मैसेज में और साइफर में कोई गैप हो, कोई डिफरेंस हो, तो उसकी वो तहकीकात कर सकते हैं कि वो साजिश बनाई गई या साजिश थी। वैसे मेरा अपना जाती तजर्बा ये है कि इससे ज्यादा तल्ख बातें हमें आती रही हैं साइफर्स में और हम भी भेजते रहे हैं, और किसी ने जब साजिश करनी होती है तो वो बता के नहीं करता, थ्रू साइफर्स नहीं की जाती। अगर ये बात साबित हो जाए कि इसमें गैप था और इसको खास रंग दिया गया, तो फिर क्या, फिर बड़ा कोई नाकाबिले मुआफी जुर्म बनता है ये? फिर जुर्म तो है साहब, क्योंकि फिर तो मतलब ये कि आपने एक अच्छे किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दाव पर लगा दिया है। अब ये बड़ी यूनिक किस्म का जुर्म होगा अगर होगा भी, और उसका क्या होगा, और फिर उसमें कितने लोग मुलव्वस होंगे, किसने मिनट्स लिखे, किसने और आगे क्या जितना हम इसको कुरेदते जाएंगे को अपने लिए को ये हमारी इज्जत का सामान होगा इसमें? नहीं सर, बड़ी सख्त बेइज्जती है और मेरे ख्याल में इसको जितनी जल्दी इसको डिस्क्रीटली हल कर लिया जाए, इसको सियासी फुटबॉल नहीं बनना चाहिए, इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, कोई मुल्क नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कोई मुल्क नहीं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा आपने गुफ्तगू की इस मामले में, नाज़रीन को भी वाज़ेह कर दिया, समझाया कि इसकी हसासियत क्या और हल क्या होना चाहिए। यही वजह है कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात का मामला उसमें बेहतरी हमें दिखाई दे रही है। कुरेदने वाली बात शामिल साहब आपने की, जितना कुरेद लेंगे उतना ही गड़बड़ होगी, ब्रेक भी आप जितना कुरेदेंगे ना उतना ही अपनी बेइज्जती करेंगे। सही है, यही एम्बेसडर साहब ये हम एक ले लें। एक इमरान खान साहब को रुसवा करते करते या उसकी कोशिश करते करते रियासत हम अपनी रियासत के लिए जग हंसाई का सामान कर देंगे। चलें, एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद ज़रा सियासी गुफ्तगू, बातचीत, डायलॉग की बात होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे को रद्द किया जा रहा है। हज़रत मौलाना यूसुफ ज़फ़र गिलानी साहब और खान साहब कुछ ऐसा ही फरमा रहे हैं, और फिर किसानों का एहतजाज। वेलकम बैक नाज़रीन, अब ज़रा बात कर लेते हैं सियासी मामलात की, जहाँ हज़रत मौलाना और यूसुफ ज़फ़र गिलानी साहब आज मुल्तान में मुखातिब थे। ज़िमनी इंतखाब है, मौलाना ने उनके बेटे की हिमायत का ऐलान किया और वहाँ पर सियासी गुफ्तगू भी हुई। इमरान खान साहब भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो गैर रस्मी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने कहा जी कि बातचीत जब हो रही हो, मुज़ाकरा जब हो रही हो, तो फिर उस बारे में तबसरा नहीं किया जाता। एक टीवी पे इंटरव्यू देते उन्होंने कहा था कि ना मैं किसी मुलाकात की तस्दीक कर सकता हूँ, ना तरदीद, यानी झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच कह नहीं सकता, ये उनका मफहूम था। तो पहले मैं आपको सुना दूँ, मेरे को फीडबैक है आपके पास, मैं सुना जी। फीडबैक तो वही है, मुनीर अहमद खान है चेयरमैन नेशनल प्रेस ट्रस्ट, वो कह रहे हैं मौलाना जो मर्जी कहें, खान साहब जो मर्जी कहें, बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत के इंदिए मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, एक दूसरे के लत्ते लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा खान साहब से भी मनसूब बात कि उन्होंने कहा जी कि सियासी लोग हैं हम, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, और सियासी जमातों से बात हो सकती है, मुजरमों से नहीं। यहाँ आके वो फिर उनका इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की तरफ हो जाता है। और फिर आज यही सवाल जब मौलाना थे और गिलानी साहब से किया गया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। पीटीआई से नहीं हो सकता जी, पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, पीटीआई इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बात करें।
वो भी कह रहे हैं पीटीआई से बात नहीं हो सकती, खान साहब कहते हैं मुजरिमों से बात नहीं हो सकती। क्या कहें फिर? फिर बातचीत किससे कर रहे हैं? जो सुनेंगे, जो सुनाएंगे वही सुनेंगे। मेरा तो ख्याल था सियासी जमातें आपस में बैठती हैं, ग्रैंड डायलॉग किया खान करती हैं। साहब ये कह रहे हैं कि बात नहीं हो सकती और जिस तरह की सलवातें सुनाते हैं मौलाना फजलुर रहमान को, तो उनसे आप ये तवक्को रखें कि वो फूलों का हार लेके खड़े होंगे। वो भी यही कहेंगे कि इनसे बात नहीं होगी। कि ना, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। चले तो बात ये है, खाली तो अब कोई नहीं रहा। देखे बात सुन, सबके बर्तन अब जो लोग भरे और भरे जा रहे हैं, जो लोग कौमी असम्बली में हैं, जो सेनेट में हैं, जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। अब नहीं तो कब करेंगे? अब आप कहेंगे आप ये चोर हैं, डाकू हैं, मुजरम हैं, जो ये अवाम के नुमाइंदे हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट की मोहर ना लग जाए, मुकदमा किसी के खिलाफ साबित ना हो जाए, तब तक वो मुजरिम नहीं है, तब तक वो मुजरिम नहीं है। ठीक है। ये खान साहब को ये बुनियादी सबक है कानून की किताब का। दिलचस्प बात यह कि खान साहब आप पे अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में भी सहाफ़ियों से जो आज गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उसमें भी उस बात की तस्दीक या इंदिए दे रहे हैं जिसका जिक्र हम हफ्तों से इसी प्रोग्राम में इशारों के नायों में कर रहे हैं कि इंगेजमेंट शुरू हुआ चाहती है। नहीं, वो इंगेजमेंट जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो इंगेजमेंट जो है ना, वो भी उसको वो नतीजा खेज नहीं हो सकती जब तक सियासतदान उसमें फरीक नहीं होंगे। हुकूमत को माइनस करके आप किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते। और खान साहब जिस तरह तकरीरें फरमाते हैं उस पर कौन भरोसा करेगा? इस बारे में तहरीक इंसाफ की हाँ ये अप्रोच पाई जाती है कि बराह रास्त हम इनके साथ क्यों बैठें, इनडायरेक्टली जहाँ बात हो रही है वहाँ से आगे मैसेज कम्युनिकेट करें और फिर हमारे तक वापस मैसेज आ जाए और फिर कुराह निकले। बिलवास्ता सही, बिलवास्ता मज़ाकरात कर लें। गूंगे का गुड़ खाया अगर आप पर्ची भेज के कर लें। ये गूंगे का गुड़ से क्या मफहूम है आपकी? दरवाजे करें मतलब ये कि बोलना नहीं है। अच्छा, लेकिन गुड़ खाना है। गुड़ खाना है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे बरखुरदार है ना, इब्राहिम मुराद साहब, हसन मुराद, अच्छा, UMT के, उनकी शादी हुई ना। अच्छा, तो उस पर वलीमे में PTI के रहनुमा भी आए हुए थे, बुजदार साहब भी थे, अच्छा, मुलाकात कैसर भी थे, अच्छा वाह, और दूसरे दीगर सियासी जमातों के लोग भी थे, फवाद चौधरी साहब भी आज सर है। अब वो जो KPK के लोग थे बहुत से, वो मैं उनसे, भाई आप चाहते क्या हैं? अगर लोग आपके साथ हैं तो फिर आप हालात को इलेक्शन तक लेके क्यों नहीं जाते? आप ये उलझावा क्यों अपने आप को दे रहे हैं? तो कहेंगे हाँ ये इसका, कहेंगे भाई देखें, वो हमने ये काम जो है ना सोचने समझने का, वो हमने लीडरशिप के सुपुर्द कर, लीडरशिप करे फैसला, वो सोचने समझने का काम उसके सुपुर्द है। हमारा काम है अतात करना। तो तमाम सियासी जमातों की यहाँ कुछ ऐसी ही सूरत नजर आती है। तो अगर आपने सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब कर ली हैं लीडरशिप ने हर पार्टी में, तो फिर धमा चौकड़ी में चाहे। इसकी तारीख क्या है मुल्क की? तारीख ये बताती है कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को मुज़ाकरात करना पड़े थे, बिल्कुल करने पड़े। गांधी जी और कायदे आजम के मुज़ाकरात हुए थे, बातचीत के जरिए। फिर ये सर बड़ी जंगों के बाद फ्रीकैन टेबल पे बैठे पाकिस्तान हैं। दुनिया भर की कुव्वतें, पाकिस्तान का जो यानी क़याम का मंसूबा है, एग्रीमेंट हुआ था जब जंग हुई 1965 की। चले इस सूरत हाल उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए थे। सही कह रहे हैं, सूरत हाल के खिद्दोखाल ताशकंद में आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होंगे। 1971 की जंग हुई, फिर मुज़ाकरात हुए थे टेबल पे बैठे, शिमला में कारगिल हुआ, इंदिरा गांधी और भुट्टो के दरमियान, अयूब खान और शास्त्री के दरमियान, लाल बहादुर शास्त्री, हाँ जी, और उनकी जान चली गई वहां। और फिर ये परवेज मुशर्रफ साहब, अच्छा चले, जिन्होंने इजाद किया था वो करगिल का हंगामा,
और वो कहे, फिर वही तरले मिनते करके फिर उनसे इस पे तारीख मजीद हमारे वाजपेयी जो है, वक्त कम रह गया तो मैंने वकार से उनसे बातचीत के लिए बिल्कुल ठीक, वह काठमांडू में मैं मौजूद था, तो ये फिर तकरीर करके उनकी तरफ बढ़े, ऐसे हाथ हिलाया, जी आई नो, हाथ मिलाया डाइस से, और वाजपेयी जो है उन्होंने हाथ मिलाया और सब तालियां बजी। ऐसा ही है, वो मंजर हमें भी याद है। अच्छा, वक्त कम है, मैं खुदा के लिए बात करना चाह रहा, ये मुल्क इस पर रहम खाएं, और ये सबका मुल्क है, इसके मामलात को तय करें। ये मौजू रहेगा क्योंकि इसी बारे में आने वाले दिनों में बात करनी पड़ेगी हमें मजबूरन भी। तो मैंने वकार से साहब हमारे सीनियर नुमाइंदे, उनको जहमत इसलिए दी थी, किसान अब डी चौक जाना चाह रहे हैं, और दूसरी खबर है शायद उन्हें बुला लिया गया है। सैलाब ज़दा मुल्क है, फसलें लाखों एकड़ पर तबाह हो चुकी हैं। आने वाले सीज़न में क्या गंदम और दीगर अजनास पैदा होंगी, नहीं होंगी, ज़रूरियात पूरी होंगी, नहीं होंगी, उसके बावजूद ये किसान सरापा एहतजाज है। इनकी कौन सुन रहा है? वकार, बुनियादी मुतालिबात और अब सूरत हाल क्या है? डी चौक जाएंगे या बात हल हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आज जो किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उनकी जानिब से ये बात कही गई कि राना सनाउल्लाह ने उन्हें फ़ोन किया और उनको कहा गया कि आपकी अभी वज़ीर आज़म के साथ जो है ये मुलाकात है, और ये तकरीबन जो है वो 4:45 बजे का टाइम था, जिसके बाद 5:45 बजे का टाइम था, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि इनकी कोई मुलाकात जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ हो जाएगी, और इनके जो बड़े मसले हैं जिसमें इनके बिजली के टैरिफ का मसला है वो भी हल कर लिया जाएगा। ताहम जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो उससे कुछ देर पहले मेरी उनके जो आला क़यादत है, जिसमें उनके चेयरमैन है, जो बाकी लोग हैं, उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें दोबारा फ़ोन आई है और उसमें कहा गया कि हम आपको कुछ देर में टाइम कंफर्म करके बताते हैं, लेकिन ताम अभी तक जो है वो दोबारा कोई फ़ोन नहीं आई और उनकी मुलाकात जो है वो अभी तक नहीं हो सकी। दूसरी बात जामी साहब कि ये मुज़ाकरात मुख्तलिफ अदवार में होते रहे। हफ्ते के दिन राना सनाउल्लाह साहब जो है जब वो लाहौर जा रहे थे तो उससे कबल ये इत्तेहाद के रहनुमाओं से उनकी एक मुख्तसर मुलाकात जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव में हुई थी, जिसमें उनकी जानिब से एक किस्म की धमकी भी दी गई थी कि आप लोग जो है वो ये ख़याबान चौक जो है इससे आगे यानी डी चौक की तरफ ना बढ़ें। उसकी वजह कि अगर आप बढ़ेंगे तो जो तैयारी हमने तहरीक इंसाफ के लिए की कि ये ना हो कि वो तैयारी आपके ऊपर यानी उतर जाए। मगर ये बताएं मुझे, इन्होंने पहले इनका बुनियादी मुतालबा क्या है? सर इनके जो मुतालबात हैं वो बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ मुतालबात जो है वो इनके बराह रास्त जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ हैं, और कुछ जो है उसमें जो मेन मुतालबा है वो ये है कि जो ज़रूरी जो ट्यूबवेल है उनके जो बिजली का निर्ख है वो 5.35 यानी जो है वो फ़ी यूनिट है। ये कहते हैं जी इनको फिक्स किया जाए, और दूसरी बात है कि इसके ऊपर जो है वो इजाफी टैक्सेस ना लगाए जाएँ, क्योंकि जो गुज़श्ता 2 माह के जो बिल आए हैं उसमें जो बिजली का खर्च है वो तो इतना नहीं है, लेकिन उस पर कई गुना जो है वो इजाफी टैक्स जो है वो लगाया गया है। दूसरी बात कि जो इजाफी टैक्सेस की जी जो मजीद इस पे जो पिछले 2-3 महीनों से जो बिल्स आ रहे हैं उसमें जो टैक्सेस हैं यानी बकायाजात की और दीगर क्या मुतालिबात खत्म किया जाए। इसके अलावा जी उसके अलावा जो है वो डीएपी जो खाद है वो उसकी जो कीमत है उसको 6,000 रुपये फिक्स किया जाए, यानी वो इस वक्त फ्लोट कर रही है उसकी कीमत, जिसके बाद एक आम किसान जो है वो खाद जो लेने से कासिर है। तो जो यूरिया खाद है जो सबसे जो अहम खाद होती है वो इस वक्त नायाब हो चुकी है, और अगर वो मार्केट में मिल भी रही है तो इनका ये कहना है कि वो 15,000 रुपये फी बोरी के हिसाब से मिल रही है। अगर वो 15,000 के हिसाब से हम खरीदेंगे तो डेफिनेटली जो फसल उगेगी तो उससे हमें फायदा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत से क्यों नहीं इन्होंने बातचीत की? वो कह रहे हैं सीधे इस्लामाबाद को चले गए। ये पंजाब हुकूमत से बात करने के लिए ये जो है बनीगाला रवाना हुए थे, लेकिन इसी में जो है वो हफ्ते के रोज जो चेयरमैन पीटीआई है उनके गिरफ्तारी जो है वो ब्रेक आ गई है। अब शहबाज शरीफ साहब ने तो आज वो डैशबोर्ड जो उससे नाला हो गया था अगले हफ्ते करेंगे, उसको मुस्तरद कर दिया, तो इनसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये भी अनोखा वाकया हुआ तारीख में, इस पे बात करेंगे। इफ्तिताह करने से इनकार कर दिया। ऐसा ही है, उसे मुस्तरद करें डैशबोर्ड को, किसानों को ना करें, इन्हें बुलाएं, इनकी बात सुने, दादरसी करें। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।